हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th का चैप्टर 12 कार्बनिक रसायन का आधारभूत सिद्धांत और तकनीकी हमारे चैप्टर का काफ़ी बड़ा सा नाम है। आज हम इसका फोर्थ वीडियो देख रहे हैं। इस चैप्टर में कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो हम लोगों ने पहले भी पढ़े हुए हैं 10th में। तो छोटी छोटी सी टिप्पणियाँ हैं, जैसे कि आज हम स्टार्ट करते हैं प्रेरणिक प्रभाव से। प्रेरणिक प्रभाव मतलब इंग्लिश में हम इसको कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट, है ना, इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, क्या होता है ये, इसको हम ध्यान से समझते हैं। तो इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होता है कि जब कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, कोई कार्बनिक यौगिक होता है, तो उस यौगिक के अंदर जो कार्बन परमाणु होते हैं, उन कार्बन परमाणु के बीच यदि कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव परमाणु यानी कि विद्युत ऋणात्मक परमाणु आ जाता है, तो उसके सहसंयोजक बंध पे क्या असर होता है, तो समझते हैं हम इस बात को। मैं कार्बनिक यौगिक की तुलना में इसको पहले आपको HCl के रूप में समझाती हूँ, क्योंकि जब हमने चैप्टर 4 पढ़ा था उसमें हमने एक टॉपिक पढ़ा था विद्युत ऋणात्मकता, उसी से संबंधित ये प्रश्न है। तो देखिए, हाइड्रोजन परमाणु के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, क्लोरीन परमाणु के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना। इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, इसको अपना अष्टक पूर्ण करना है। इसके पास मात्र 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको अपना पहला कोश पूरा करना है। तो ये दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो चुकी है। इसका मतलब ये होता है कि साझे का जो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा है वो किसके पास होना चाहिए, दोनों के पास, और दोनों का उस पर बराबर अधिकार होना चाहिए। लेकिन क्लोरीन परमाणु के मन में बेईमानी आ जाती है और वो क्या करता है, साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। तो इसका परिणाम ये निकलता है कि ये क्लोरीन परमाणु थोड़ा सा इस तरफ खिसक जाता है ना, जिससे कि क्लोरीन पर आंशिक ऋण आवेश और हाइड्रोजन पर आंशिक धन आवेश आ जाता है। ये घटना कहलाती है विद्युत ऋणात्मकता। अब इसी विद्युत ऋणात्मकता को हम कार्बनिक यौगिकों में देखते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास में कि कार्बनिक यौगिक है 1, 2, 3, 4 और ये आपका क्लोरीन परमाणु, है ना। सेम क्या होता है इसके अंदर कि क्लोरीन परमाणु के बाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है ना, और कार्बन परमाणु की बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये हाइड्रोजन से संतुष्ट है ना। यहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, हमको अच्छी तरह से पता है। क्लोरो ब्यूटेन हम इसको कह सकते हैं, है ना। तो ये एक यौगिक है। अब क्या होता है इसके अंदर कि जो क्लोरीन परमाणु है वो कार्बन की तुलना में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मतलब अधिक विद्युत ऋणात्मक है। क्या करेगा ये साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी तरफ आकर्षित कर लेगा, जिससे कि इलेक्ट्रॉन का जोड़ा क्लोरीन की तरफ खिंचा चला जाएगा, जिससे क्लोरीन पर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज मतलब आंशिक ऋण आवेश और इस कार्बन पर आंशिक धन आवेश। अब इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हुई तो ये किसको परेशान करेगा, अपने पड़ोसी कार्बन को। तो ये देखो, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, ये इलेक्ट्रॉन को और अपनी तरफ, और ये भी, यानी लगातार ये जो इलेक्ट्रॉन युग्म हैं ये आगे वाले कार्बन पर खिसकते चले जाएंगे, जिससे इस पर आंशिक धनावेश, इसके ऊपर आंशिक डबल धनावेश, इस पर आंशिक ट्रिपल धनावेश और इस कार्बन पर 4 बार आंशिक धनावेश, और 4 के बाद ये प्रभाव निरस्त हो जाता है। तो ये जो आवेश है वो किसकी वजह से आ रहे हैं, क्लोरीन परमाणु के ऊपर। तो यही घटना कहलाती है प्रेरणिक प्रभाव, कि अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु द्वारा साझे के इलेक्ट्रॉन युग्मों को अपनी तरफ आकर्षित करना, जिससे कि इलेक्ट्रॉनों का विस्थापन होता है। इलेक्ट्रॉनों के विस्थापन की यह घटना कहलाती है प्रेरणिक प्रभाव। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इस तरह से, है ना। आया समझ में इजीली कि प्रेरणिक प्रभाव क्या होता है। प्रेरणिक प्रभाव को बाणाग्र तीर से प्रदर्शित करते हैं, ऐसे वाले तीर के चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। फिर प्रेरणिक प्रभाव 2 तरह का होता है, एक होता है +I प्रभाव और एक होता है -I प्रभाव। इसको I से प्रदर्शित करते हैं। +I मतलब धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव और -I मतलब कि ऋणात्मक प्रेरणिक प्रभाव। तो ये इसका डिटेल हमको नेक्स्ट ईयर पढ़ना है, लेकिन प्रेरणिक प्रभाव या इंडक्टिव इफेक्ट क्या है वो इजीली आप लोग समझ गए होंगे। अब आता है हमारा दूसरा प्रभाव, जिसका नाम है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, है ना। इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव, है ना, इंग्लिश में भी इसको कहते हैं हम इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। प्रेरणिक प्रभाव हमेशा सिंगल बॉन्ड के बीच में पाया जाता है। और हाँ, एक बात मैं उसमें बताना भूल गई थी
कि प्रेरणिक प्रभाव में हमेशा सिग्मा बंध का विस्थापन होता है, जबकि जो इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव होता है ये उन यौगिकों में पाया जाता है जिनमें द्विबंध होते हैं, यानी डबल बॉन्ड, यानी कुल मिलाकर एल्कीन्स जो होते हैं उनके अंदर ये प्रभाव पाया जाता है और इसमें पाई बॉन्ड का विस्थापन होता है। प्रेरणिक प्रभाव में सिग्मा बंध, जबकि इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव में पाई बंध का विस्थापन पाया जाता है। क्या होता है इसमें, जैसे मान लीजिए हमारे पास में कि यौगिक है ए और बी, है ना, इसके पास जैसे ही कोई आक्रमणकारी अभिकर्मक जैसे ही इस पर आकर अटैक करता है ना, आक्रमणकारी कोई भी हो सकता है, कोई भी आके रिएक्ट करने वाला, तो जैसे ही आक्रमणकारी अभिकर्मक आकर इस यौगिक पे अफेक्ट करता है, रिएक्ट करता है, तो ये जो पाई बॉन्ड है ये इस एक परमाणु के पास विस्थापित हो जाता है ना। तो अस्थायी प्रभाव होता है और ये प्रभाव तब तक ही सफल है जब तक कि कोई अभिकर्मक आकर इस पे क्रिया करता है। जब अभिकर्मक चला जाता है तो वापस ये नॉर्मल हो जाते हैं। तो क्या इफेक्ट होगा, ए के ऊपर तो प्लस चार्ज और बी के ऊपर ये इलेक्ट्रॉन युग्म आ गया तो इसके ऊपर माइनस चार्ज आ जाता है। इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव को ई प्रभाव भी कहते हैं, है ना। तो बात समझ में आ गई अच्छी तरह से कि ये प्रभाव एक अस्थायी प्रभाव है। आक्रमणकारी अभिकर्मक की उपस्थिति में प्रभाव काफ़ी क्रियाशील होता है। बहुबंध जिनमें पाए जाते हैं यानी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, उनमें ये प्रभाव सबसे ज़्यादा पाया जाता है और इसमें पाई बंध का विस्थापन होता है। इतनी बातें हमको स्पेशली याद रखना है। अब हमारा तीसरा प्रभाव है मेसोमेरिक प्रभाव। मेसोमेरिक प्रभाव, मेसोमेरिक प्रभाव का एक और नाम है, हम इसको अनुनादी प्रभाव भी कहते हैं, है ना। और अनुनादी प्रभाव के साथ साथ इसका एक और नाम है, इसको हम कहते हैं संयुग्मन, कॉन्जुगेशन, संयुग्मन प्रभाव। तो वैसे तो अनुनाद क्या होता है हम लोग जानते हैं। अनुनादी प्रभाव या मेसोमेरिक प्रभाव को सबसे पहले जो इंगोल्ड नाम का साइंटिस्ट था, इंगोल्ड, इन्होंने इसको मेसोमेरिक नाम दिया और अनुनादी नाम दिया रॉबिन्सन, है ना। रॉबिन्सन नाम का जो साइंटिस्ट था उन्होंने इसको अनुनादी प्रभाव नाम दिया। अनुनाद किसे कहते हैं, तो जब किसी कार्बनिक यौगिक को केवल एक ही संरचना सूत्र द्वारा पूरी तरह नहीं समझा जा सकता, यानी उसके एक एक गुणों को समझने के लिए उसकी सभी प्रकार की संरचनाओं की आवश्यकता होती है, तो हमें विभिन्न प्रकार की स्ट्रक्चर्स बनानी पड़ती है जिनको हम कहते हैं अनुनादी संरचनाएं। बेंजीन इसका एक सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है। बेंजीन में हमने अलग अलग प्रकार की अनुनादी संरचनाएं देखी हैं। केकुले और डेवार द्वारा दी गई संरचनाएं आपको याद होगी। केकुले के स्ट्रक्चर्स कौन कौन से थे, ये बेंजीन रिंग, और इनके अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है जो आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं और इस तरह की स्ट्रक्चर बनाते हैं। एक तो ये, या फिर इस प्रकार की संरचना इनके बीच में पाई जाती है। इस इलेक्ट्रॉन युग्म को अब हम इस तरफ से बनाएंगे तो ये बॉन्ड ऐसा होता है। और जो अनुनाद होते हैं, दो अनुनादी संरचनाओं के बीच में इस प्रकार का तीर का चिन्ह होता है। कौन सा वाला, ये वाला, है ना। और जो इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव था इसमें ऐसा तीर का चिन्ह है, प्रेरणिक प्रभाव में ऐसा बीच वाला तीर का चिन्ह है। तो सारे चिन्हों को याद रखना। ये दोनों केकुले की संरचना है। और इसके अलावा हमने डेवार की भी संरचनाएं पढ़ी थी। डेवार की स्ट्रक्चर किस तरह से थी, ये ऐसे भी ये बॉन्ड शिफ्ट हो सकते हैं, इस प्रकार से भी ये इलेक्ट्रॉन्स बना सकते हैं, ठीक है। तो केकुले और डेवार द्वारा दी गई संरचनाएं तो हमने पढ़ी हैं। अनुनादी प्रभाव का मतलब ये होता है कि जिसमें किसी यौगिक को केवल एक ही संरचना द्वारा, जब हम उसके पूरे गुणों को नहीं समझ सकते, मतलब एक ही संरचना द्वारा उसके समस्त गुणों का जब प्रदर्शन नहीं होता है तो हमें उसकी विभिन्न संरचनाओं की आवश्यकता होती है। इन विभिन्न संरचनाओं को अनुनादी संरचना कहते हैं और ये प्रभाव अनुनाद कहलाता है, मेसोमेरिक इफेक्ट कहलाता है। मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ, जैसे एनिलीन, है ना। बेंजीन रिंग जो होता है, इस बेंजीन के ऊपर NH2 समूह का होना, है ना, और NH2 में जो नाइट्रोजन परमाणु है उसके पास इलेक्ट्रॉन युग्म प्रेजेंट होता है। अब इसके स्ट्रक्चर को ज़रा ध्यान से समझिएगा कैसे अनुनाद क्रिएट होता है। ये जो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा है इसको यहाँ शिफ्ट होना है, इस जगह पे आना चाहता है ये, ठीक है। कर देते हैं इसको शिफ्ट अपन, तो क्या हो जाएगा, देखिए बेंजीन रिंग, इस बेंजीन रिंग पे जो बॉन्ड्स हैं उसकी पोजीशन वही रखते हैं हम, और यहाँ जो NH2 था हमने क्या कहा कि इस इलेक्ट्रॉन युग्म को यहाँ आना है, तो इसका मतलब यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा इस कार्बन पर। अब सोचिए अगर यहाँ डबल बॉन्ड आ गया तो इस कार्बन की संयोजकता या वैलेंसी कितनी हो गई, 5, 1 2 3 4 5। तो यदि
यहाँ पर बॉन्ड शिफ्ट होगा तो ये वाला बॉन्ड बेचारा बाहर निकल जाएगा, इस बॉन्ड को बाहर निकलना पड़ेगा। तो अगर यहाँ डबल बॉन्ड है तो ये बॉन्ड किस रूप में निकलेगा, इलेक्ट्रॉन जोड़े के रूप में। तो ये स्ट्रक्चर ऐसे भी बन सकती है। अब क्या होगा, थोड़ी देर बाद अब इस बॉन्ड को अंदर आने का मन हो रहा है, यहाँ पे आना चाहता है ये। फिर से देखिए क्या स्थिति क्रिएट होगी इसमें, इसके बीच में आप अनुनादी संरचना का चिन्ह बना लीजिए ऐसे, है ना। और कैसी स्ट्रक्चर है, NH2, है ना। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन युग्म में मैं फिर से वापस रिपीट बना रही हूँ ऐसे। अब अगर मान लो ये यहाँ आ गया तो इस कार्बन की संयोजकता ज़्यादा नहीं हो जाएगी, 5 नहीं हो जाएगी, तो इस कार्बन परमाणु को बाहर निकलना पड़ेगा। अगर ये अंदर आ गया है तो ये वाला बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन युग्म यहाँ पे शिफ्ट हो गया। नेक्स्ट रिएक्शन में क्या होगा, इसको यहाँ आना है, इलेक्ट्रॉन के जोड़े को अंदर आना है, तो इसको बाहर निकलना पड़ेगा। तो अगली संरचना हमारी कैसी हो जाएगी, इस प्रकार की होगी कि ऊपर तो है NH2, है ना, ये बॉन्ड यहाँ है और ये यहाँ से उठ के यहाँ आ गया, तो यहाँ पर आ जाएगा इलेक्ट्रॉन का जोड़ा। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा कि ये बॉन्ड यहाँ आएगा तो ये बॉन्ड वापस ऊपर चला जाएगा। मतलब ये इस तरह से चलता रहता है। मैं आपको दिखा दूँ लास्ट स्टेप भी, इसको अंदर आना है तो ये वापस NH2 के पास चला जाएगा। तो देखिए अगली स्टेप क्या बनेगी आपकी, अगली स्टेप बनेगी सिंगल बॉन्ड NH2 और वो जो ये बॉन्ड है ना, ये वापस यहाँ बिंदु के रूप में आ गया और ये यहाँ पे लग गया फिर से, और ये इस तरह से चेंजेस हो गए। अब आप देखो यहाँ पे क्या हुआ, पहले बॉन्ड यहाँ था और उस स्ट्रक्चर में देखो लास्ट वाले में कहाँ है। तो ये अलग अलग प्रकार की संरचनाओं को हम कहते हैं अनुनादी संरचना, या कहा जाए इसको बॉन्ड शिफ्टिंग। इसमें बॉन्ड शिफ्ट होते हैं अलग अलग पोजीशन पे। तो प्रेरणिक प्रभाव, इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव और मेसोमेरिक प्रभाव, छोटे छोटे से शॉर्ट्स नोट्स हैं और ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब पढ़ते हैं हम हमारा अगला नया टॉपिक, कार्बनिक यौगिकों में कैसी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। वैसे उसका डिटेल आपकी बुक में ही दिया है कि चैप्टर 13 में इसका डिटेल पढ़ना है। अभी सिर्फ इसके नाम दिए हैं, लेकिन फिर भी हम उसको अच्छी तरह से जान लें कि किस तरह से ये क्रिएट किया जाता है। प्रश्न बनेगा आपका, कार्बनिक यौगिकों में कितने प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, कार्बनिक अभिक्रियाओं को समझाइए। तो कार्बनिक यौगिकों में 4 प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं। पहली होती है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इस टाइप के रिएक्शन में क्या होता है कि किसी कार्बनिक यौगिक में से एक परमाणु को हटाकर उसके स्थान पे जब किसी दूसरे परमाणु को चेंज किया जाता है तो उसे कहते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। एक परमाणु के स्थान पर किसी दूसरे परमाणु का आ जाना प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। प्रतिस्थापन अभिक्रिया के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, है ना, जैसे हैलोजनीकरण। हैलोजनीकरण में आता है क्लोरीनीकरण, ब्रोमीनीकरण, है ना। इसके अलावा आता है नाइट्रीकरण, भी इसी का एग्जाम्पल है। 13 चैप्टर में हम इन सबको डिटेल में पढ़ेंगे। अभी मैं सिर्फ आपको एक एग्जाम्पल बता देती हूँ, सल्फोनीकरण। इसके अलावा एक फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन है, वो भी इसी के अंदर इंक्लूड है। हैलोजनीकरण कैसे होता है, देखिए ये क्या लिखा है, CH4, मीथेन, है ना। मीथेन का मतलब कि कार्बन परमाणु की जो वैलेंसी है वो चारों ओर से हाइड्रोजन द्वारा संतुष्ट है। अब हम इसकी क्रिया कराते हैं क्लोरीन परमाणु से, क्लोरीन के अणु से, है ना। अब क्या होगा कि यहाँ से एक H और यहाँ से एक Cl निकल गया, HCl निकल गया। हाइड्रोजन के स्थान पर क्लोरीन परमाणु का विस्थापन, इसी को तो कहते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो एक H हटा तो क्या बचा, CH3, और उसके स्थान पे क्या आ गया, Cl। ये बन गया आपका CH3Cl, मतलब कि इसको हम कहेंगे क्लोरोमीथेन, है ना। मीथेन बदल गया क्लोरोमीथेन में। अब एक बार फिर से इसकी रिएक्शन Cl2 से करा दो तो एक H और एक Cl फिर से निकल गया। इस बार भी एक H और एक Cl निकला, मतलब हाइड्रोजन, देखो मीथेन के पास 4 हाइड्रोजन थे, एक H हटा के हमने एक Cl को प्रतिस्थापित किया। अगली बार फिर से एक और H हटा दो तो क्या बचेगा, ये बचेगा CH2 और Cl2। Cl2 क्यों, क्योंकि टोटल 3 Cl है, 3 में से एक निकल गया तो बचे 2। इसको हम कहते हैं डाइक्लोरोमीथेन, है ना, डाइक्लोरोमीथेन। एक बार फिर इसकी क्रिया Cl2 से कराते हैं, फिर से प्रतिस्थापन होगा, एक H और एक Cl, और अब इस बार क्या हुआ, देखो डाइक्लोरोमीथेन बन गया था, है ना। अब इस बार फिर हमने एक H को हटाया तो बचा क्या, CH और 3 Cl, मतलब कि CHCl3। और अंत में लास्ट रिएक्शन, एक बार और ये रिएक्शन कराते हैं, फिर से HCl निकल जाएगा, ये H और ये Cl, और लास्ट में क्या बनेगा, CCl4, यानी कि ये था ट्राइक्लोरोमीथेन और ये था आपका टेट्राक्लोरोमीथेन, है ना।
ट्राइक्लोरोमीथेन को क्लोरोफॉर्म भी कहते हैं। तो मीथेन से टेट्राक्लोरोमीथेन का ये जो चेंजेस है ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया के अंतर्गत आता है ना। अब आता है अगला, नेक्स्ट हमारी जो अभिक्रिया है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बाद अगला है क्या नाम दिया है इसको, योगात्मक अभिक्रिया, है ना। इंग्लिश में कहते हैं इसको योगज अभिक्रिया भी कहते हैं, संकलन अभिक्रिया भी कहते हैं, एडिशन रिएक्शन भी इसको हम कह सकते हैं, या योगात्मक अभिक्रिया, है ना। मतलब इसमें क्या होता है कि असंतृप्त जो कार्बनिक यौगिक हैं, यानी ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें या तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, जिनमें द्विबंध या त्रिबंध पाया जाता है, उन यौगिकों पर जब किसी नए यौगिक का योग होता है तो वो आपस में ऐड हो जाते हैं, यानी जो डबल बॉन्ड वाले यौगिक हैं वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन पर जब किसी अणु की क्रिया होती है तो वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाते हैं, है ना। एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे, जैसे ये लिखा है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसको हम क्या कहेंगे, प्रोप 1 इन। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड कहाँ स्थित है, इस पोजीशन पे, है ना। तो एडिशन भी कहाँ पर होगा, इसी पोजीशन पे होगा। अब मान लो मैं इसकी रिएक्शन कराती हूँ Br2 से, ब्रोमीन से, ये भी एक तरह से हैलोजनीकरण है ना, लेकिन योगात्मक अभिक्रिया है ये। यहाँ पे ऐड होगा, कुछ निकलेगा नहीं, यहाँ पे HCl निकल रहा था, यहाँ पे कुछ निकलता नहीं है, यहाँ पे सिर्फ एडिशन होता है। तो ब्रोमीन के जो 2 परमाणु है उसमें से एक परमाणु इस CH के पास और एक परमाणु इस CH2 के पास, तो देखें आगे क्या बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, एक Br यहाँ और एक यहाँ, तो ये क्या बन गया आपका, प्रोप 1 इन से कन्वर्ट हो गया ये 1,2 डाई ब्रोमो प्रोपेन, है ना। तो ये था एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन का एकदम उल्टा होता है, विपरीत होता है विलोपन अभिक्रिया, है ना। विलोपन मतलब कि किसी चीज़ का गायब होना, कम होना। विलोपन अभिक्रिया का मतलब एकदम अपोजिट है। तो हम कह सकते हैं कि जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं या संतृप्त कार्बनिक यौगिक होते हैं, जब उनमें से किसी एक या 2 परमाणु का जब विलोपन होता है तो वो असंतृप्त कार्बन परमाणु में कन्वर्ट हो जाते हैं। संतृप्त कार्बन परमाणु का असंतृप्त कार्बन परमाणु में परिवर्तन ही विलोपन अभिक्रिया कहलाता है। मैं इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल आपको समझाती हूँ, बीटा विलोपन, ये 12th क्लास में भी है। और बीटा विलोपन के साथ साथ इस रिएक्शन का एक और स्पेशल नाम है विहाइड्रोहैलोजनीकरण। विहाइड्रोहैलोजनीकरण। अब ये विहाइड्रोहैलोजनीकरण क्या होता है, वी का मतलब होता है निकलना, हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन का निकलना, और हैलोजन मतलब हैलोजन का भी, यानी एक साथ हाइड्रोजन हैलोजन दोनों को निकालना है ना। और जिस पोजीशन से हाइड्रोजन हैलोजन निकलेंगे उस जगह पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो कैसे होगा ये देखते हैं हम इसको। हम इसे स्टार्ट करते हैं ऐसे, CH3 CH, यहाँ Br लिख दो और यहाँ मान लीजिए हमने लिख दिया CH3, ठीक है। इसका नाम है 2 ब्रोमो प्रोपेन। अब क्या होगा, पहले तो ये समझो कि अल्फा और बीटा कार्बन किसे कहते हैं। मान लीजिए कि ये क्रियात्मक समूह है ना। चलो इसको मैं यहाँ शिफ्ट कर देती हूँ, ऐसे भी बना सकते हैं हम, ये CH2 ये CH2 Br। तो जो क्रियात्मक समूह होता है उस क्रियात्मक समूह के जस्ट पास वाला कार्बन अल्फा कार्बन होता है और उसका पड़ोसी कार्बन क्या होता है, बीटा। क्रियात्मक समूह के पास वाले कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं और अल्फा कार्बन के पास वाले कार्बन को बीटा कार्बन कहते हैं। तो यदि अल्फा पे से हैलोजन का विस्थापन हो रहा है, हैलोजन का विलोपन हो रहा है, तो बीटा पर से हाइड्रोजन का विलोपन होगा। हैलोजन हाइड्रोजन दोनों हटाने हैं, बेचारे एक ही कार्बन की जान नहीं लेना है कि इसी के पास से हाइड्रोजन भी हटा दो हैलोजन भी नहीं। अगर यहाँ से आप हैलोजन का विलोपन कर रहे हो तो हाइड्रोजन का विलोपन बीटा से करो। तो जब इनकी रिएक्शन कराते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड अल्कोहलिक एसिटिक पोटाश के साथ, जब इसकी रिएक्शन कराते हैं तो ये देखो, ये तो क्या निकल गया, KBr, है ना। Br तो निकल गया K के साथ, यहाँ का एक H निकल जाएगा इस OH के साथ, मतलब क्या निकल गया, H2O, और ये जो आपका बॉन्ड है वो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो देखें क्या बनेगा, देखो ये CH3 पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, CH3 फिर सिंगल बॉन्ड CH, ये CH2 नहीं है, अब ये CH है, क्योंकि एक H तो H2O के साथ चला जाएगा, और ये CH2 है ना, CH2, और वो बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ तो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा ये, और प्लस क्या क्या निकलेगा, KBr प्लस H2O, और ये आपका बन गया प्रोप 1 इन, ठीक है। तो बोला था ना मैंने आपको, योगज अभिक्रिया का अपोजिट होता है ये।
एडिशन का उल्टा विलोपन। और अब आखिरी लास्ट रिएक्शन है आपकी पुनर्विन्यास अभिक्रिया, रीअरेंजमेंट रिएक्शन। पुनर्विन्यास, इसको हम कहते हैं रीअरेंजमेंट, है ना। रीअरेंजमेंट रिएक्शन का मतलब ये होता है कि कोई कार्बनिक यौगिक है और उसके अंदर कोई ग्रुप क्रियात्मक समूह जुड़ा है, उसको अरेंज करना, इधर से उधर थोड़ा सा चेंज करना, उसे रीअरेंजमेंट कहा जाता है। तो बहुत ही सिंपल सा एक इसका उदाहरण है कि हमारे पास में लिखा है 1 ब्रोमोब्यूटेन, तो 1 2 3 4 यहाँ पे ब्रोमो है ना। इसकी वैलेंसी कंप्लीट करें, CH2 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 CH3, इसका नाम है 1 ब्रोमोब्यूटेन। तो जब इस 1 ब्रोमोब्यूटेन को LCl3 एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड की प्रेजेंस में 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करते हैं तो पुनर्विन्यास होता है, कुछ निकलता नहीं है, कुछ जुड़ता नहीं है, यहाँ पे रीअरेंज होते हैं परमाणु। ये जो Br है ना वो इस पोजीशन पे आ जाता है। तो अगर Br इस पोजीशन पे आएगा तो एक हाइड्रोजन को बेचारे को इस पोजीशन पे जाना पड़ेगा, मतलब अपनी सीट चेंज कर ली ब्रोमीन ने और हाइड्रोजन ने। तो देखो क्या चेंजेस होगा, CH3 CH2 CH, यहाँ आ जाएगा Br और लास्ट में हो जाएगा CH3। क्या चेंज हुआ कि एक H यहाँ आ गया, एक Br यहाँ आ गया, सिर्फ एक एक परमाणु का चेंज हुआ। तो 1 ब्रोमोब्यूटेन कन्वर्ट हो गया 2 ब्रोमोब्यूटेन में, बस ये परिवर्तन हुआ है और कुछ नहीं हुआ है। ठीक है, समझ में आया अच्छी तरह से। तो ये 4 प्रकार की कार्बनिक अभिक्रियाएं हैं जिसका डिटेल बताया गया है कि 13 चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा, लेकिन मैंने आपको ये इसी चैप्टर में बता दिया। अब जो हमारे अगले टॉपिक्स हैं वो थोड़े से अलग हैं, मतलब शोधन वाले टॉपिक हैं। जैसे मान लीजिए कि कार्बनिक यौगिक जो होता है उसके अंदर कोई अशुद्धि आ जाती है, तो अशुद्धि को दूर करने के लिए कौन कौन सी प्रक्रियाओं को अपनाना पड़ता है। अब उस तरह के 4-5 टॉपिक हैं, उसको भी हम देख लेते हैं। तो हमारा अगला जो प्रश्न है वो ये बनता है, ऊर्ध्वापातन किसे कहते हैं। ऊर्ध्वापातन किसे कहते हैं, इंग्लिश में हम इसको कहते हैं सब्लिमेशन, है ना। ऊर्ध्वापातन अभिक्रिया किसे कहा जाता है। तो देखिए हम लोग जनरली जानते हैं कि जब हम किसी ठोस पदार्थ को जब गर्म करते हैं तो वो पहले द्रव में कन्वर्ट होता है ना। और द्रव को जब हम गर्म करते हैं तो वो वाष्प में परिवर्तित होता है। ठीक इसी तरह से जैसे पानी, बर्फ़ को गर्म करोगे लिक्विड हो जाएगा, लिक्विड को गर्म करोगे भाप बन जाएगी, पर जब हम इसको ठंडा करते हैं, है ना, इसको जब वाष्प को ठंडा करोगे तो द्रव बनेगा और द्रव को भी ठंडा करोगे तो फिर से क्या बन जाएगा, ठोस। ये नॉर्मल प्रोसेस है, ऐसा जनरली होता है। लेकिन ऊर्ध्वापातन में क्या होता है कि कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं कि ठोस को गर्म करने पर वो सीधे वाष्प में बदलते हैं। इसी प्रकार वाष्प को ठंडा करने पर वह सीधे ठोस में परिवर्तित होते हैं। ये पूरा कन्वर्सेशन कहलाता है ऊर्ध्वापातन, और ऐसे पदार्थ कहलाते हैं ऊर्ध्वापातज, है ना। इन पदार्थों को क्या कहा जाता है, ऊर्ध्वापातज, है ना। इनके एग्जाम्पल्स क्या होंगे, इनके एग्जाम्पल है एक तो अमोनियम क्लोराइड जिसको कि नौसादर भी कहते हैं। इसके अलावा एक होता है कपूर, कैम्फर या नेफ्थिलीन, नेफ्थिलीन जानते हैं ना, 2 बेंजीन रिंग। उसके अलावा एंथ्रासीन जिसमें 3 बेंजीन रिंग आती है। इसके अलावा आयोडीन। तो ये सब कुछ ऊर्ध्वापातज पदार्थ हैं। इनको जब आप गर्म करोगे तो ये सीधे वाष्प में, और वाष्प को ठंडा करेंगे तो सीधे द्रव में, ठोस में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब मान लीजिए कि ऐसे 2 पदार्थ मिक्स हो गए। अमोनियम क्लोराइड बिल्कुल नमक के जैसा होता है। अगर मान लो नमक और अमोनियम क्लोराइड को मिक्स कर दिया जाए और आपसे कहा जाए भैया अलग अलग करके बताओ, तो क्या करोगे, नहीं कर सकते हम लोग। आप सोचोगे पानी में डाल देते, तो पानी में तो नमक घुल गया, गायब हो गया, आपको मिला थोड़ी है वो। तो ऐसे पदार्थों के शोधन के लिए हमें ऊर्ध्वापातन की प्रक्रिया अपनानी पड़ती है। मैं आपको डायग्रामेटिक समझाती हूँ इसको। हमने मान लीजिए एक ट्राइपॉड लिया, ट्राइपॉड समझते हैं, त्रिपाद स्टैंड लिया, है ना। इस त्रिपाद स्टैंड के नीचे हमने रखा बर्नर, ठीक है। और बर्नर के बाद में हमने यहाँ पे एक बालू ऊष्मक लिया, और बालू ऊष्मक के ऊपर हमने एक पोर्सलिन की प्याली ली, बिल्कुल जैसे कप प्लेट होती है ना, चाय पीने के कप प्लेट, वैसे एक पोर्सलिन की प्याली ली। और इस पोर्सलिन की प्याली के अंदर हमने मिश्रण ले लिया, किस किस का, अमोनियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड का, है, ये दोनों मिक्स कर दिया अच्छी तरह से। और फिर यहाँ पर एक
तार की जाली लगा दी, यहाँ पे जाली लगा दी, ठीक है। और एक पृथककारी कीप ली जिसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है ना, ऐसा होता है पृथककारी कीप, ठीक है। और इस पृथककारी कीप पर एक फिल्टर पेपर लिया, गोल आकार में उस फिल्टर पेपर को काट लिया और उसमें से फोल्ड कर लिया, है ना। किस तरह से फोल्ड किया उसको हमने, जैसे कि एक प्रकार का कोण बन जाए। मैं आपको बताती हूँ कि इसको हम फोल्ड कैसे करेंगे। मान लीजिए मेरे पास में ये पेपर है, इस पेपर को हमने लिया, है ना, और इसको ऐसे 4 फोल्ड किए और 4 फोल्ड करने के बाद इसको ऐसे कर लिया, इस तरह से ना, कोण की जैसा उसको शेप दे दिया, ये ऐसा। और इसको हमने रख दिया किसमें, वो जो पृथककारी कीप है ना, उसको इसके अंदर ऐसे डाल दिया, ये आपका ऐसा कोण का शेप हो जाएगा, ठीक है। तो फिल्टर पेपर को लेकर हमको ये प्रक्रिया करनी है और वो फिल्टर पेपर आपका यहाँ पे फिक्स है। अब क्या किया, इसको हमने उल्टा कर लिया, है ना, इसको उल्टा करा इस तरह से, और ये पूरा इस तरह से थिसल फनल, और यहाँ पे लगा हुआ है आपका वो पेपर, कोण जैसा पेपर, ठीक है, ऐसा। अब हमने इसको गर्म करना शुरू किया, तो जैसे ही गर्म करेंगे तो जो अमोनियम क्लोराइड है वो ठोस है, उसको जैसे ही आप गर्म करोगे तो काय में कन्वर्ट होगा, वो वाष्प में। तो उस अमोनियम क्लोराइड की वाष्प इस जाली में से होती हुई आगे की ओर जाएगी, और वाष्प क्योंकि वायुमंडल में जाना चाहती है पर जगह बंद है, यहाँ पर रास्ता बंद है, तो अमोनियम क्लोराइड जो है वो यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा। फिर इस बर्नर को ऑफ करेंगे, ऑफ करने के बाद इसको सीधा करेंगे, सीधा करने के बाद पेपर लेंगे, पेपर को पूरा खोलेंगे, और खोलने के बाद आपको कुछ कण दिखाई देंगे, उसको खुरच खुरच कर एक पात्र में इकट्ठा कर लिया जाएगा, तो वो रहेगा आपका अमोनियम क्लोराइड, और जो बचा हुआ है वो क्या रहेगा हमारा, वो रहेगा सोडियम क्लोराइड। तो ऊर्ध्वापातन की पूरी प्रोसेस अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हमारा अगला प्रश्न है साधारण आसवन, है ना। अगला टॉपिक हम पढ़ते हैं सिंपल डिस्टिलेशन क्या है। आसवन 2 तरह के होते हैं, साधारण आसवन और प्रभाजी आसवन, है ना। तो डिस्टिलेशन क्या है, डिस्टिलेशन को समझते हैं। जैसे हमने ऊर्ध्वापातन को समझा कि ठोस से डायरेक्ट वाष्प, वाष्प से डायरेक्टली ठोस, ऐसी डिस्टिलेशन क्या प्रोसेस होती है उसको हम समझते हैं। देखिए, जब हम किसी द्रव को गर्म करते हैं तो वो वाष्प में बदलता है, ये प्रोसेस कहलाती है वाष्पन, वेपोराइजेशन, है ना। इसी प्रकार से जब हम किसी वाष्प को ठंडा करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं हम इस वाष्प को ठंडा करते हैं, तो वो वापस किस में बदल जाता है, द्रव में। इस प्रक्रिया को हम कहते हैं संघनन, है ना, कंडेंसेशन। तो वह प्रोसेस जिसमें वाष्पन और संघनन दोनों एक साथ कंप्लीट होते हैं, उसी को तो हम कहते हैं आसवन, डिस्टिलेशन। तो डिस्टिलेशन की प्रोसेस कब यूज़ की जाती है, मान लीजिए हमारे पास में कोई लिक्विड है और उस लिक्विड के अंदर कोई नॉन वॉलेटाइल अशुद्धि आ गई, मतलब अवाष्पशील अशुद्धि आ गई है ना। कब प्रयोग किया जाता है, कि जब किसी द्रव में अवाष्पशील अशुद्धि उपस्थित हो, है ना, या तो हम इसका इस्तेमाल तब करते हैं, या फिर तब जब 2 द्रवों के जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट में मान लीजिए 30 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड का जब डिफरेंस होता है, तब हम साधारण आसवन या डिस्टिलेशन का इस्तेमाल करते हैं। देखो, अगर अवाष्पशील अशुद्धि है तो क्या करेंगे हम, हमारे पास कोई लिक्विड है, उसको पहले गर्म करेंगे तो वो उबलेगा, उबलने के बाद भाप में बदलेगा, उस भाप को ठंडा करके वापस लिक्विड में कर लेंगे, तो आपका जो लिक्विड है वो तो शुद्ध हो गया, अशुद्धि यहीं बैठी है। और अगर मान लीजिए 30 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड का डिफरेंस है 2 द्रवों में, तब भी हम इस विधि का इस्तेमाल करते हैं। मैं आपको इसका एक कॉमन डायग्राम बना के बताती हूँ कैसे बनेगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक बड़ा सा स्टैंड लेते हैं, इस स्टैंड के अंदर ऐसे त्रिपाद स्टैंड लिया जाता है ना, नीचे रखा रहता है इसमें बर्नर, ठीक है, इस तरह से हम इसमें बर्नर लेते हैं, और यहाँ पे लिया जाता है या तो हम तार की जाली ले सकते हैं या फिर बालू ऊष्मक भी हम इसमें ले सकते हैं। तो ये मान लीजिए मैंने तार की जाली ली है, और फिर इस पे लिया है गोल पैंदी का फ्लास्क, है ना, यहाँ पे हमने लिया गोल पैंदी का फ्लास्क जिसको हम राउंडेड बॉटम फ्लास्क कहते हैं, और ये इस तरह से इसका नेक होती है, और यहाँ लगा होता है थर्मामीटर, क्योंकि यहाँ पे थर्मामीटर की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि हमको टेम्परेचर को मेंटेन करना होता है। थर्मामीटर के बाद में यहाँ पर हम लगा देते हैं एक एक्स्ट्रा, ये जिसको बोलते हैं हम निकास नली, है ना, और ये निकास नली इस तरह से होती है, ये इस प्रकार से, ये देखिए ऐसे, और फिर इसको आगे जाकर ऐसे मोड़ देते हैं, और यहाँ लगा दिया जाता है, ये होता है कंडेंसेशन, संघनित्र,
जो कि इस वाष्प को ठंडा करने के काम में आता है। और यहाँ बना देते हैं हम ग्राही पात्र, है ना। ग्राही पात्र वो होता है जिसके अंदर कलेक्ट किया जाता है उस लिक्विड को ऐसे बूंद के रूप में, है ना। और ये जो कंडेंसेशन जो होता है वो प्रोसेस यहाँ होती है। इसमें भरा होता है ठंडा पानी, है ना। समझ लो इसको, ये क्या चीज़ है, ये है हमारा संघनित्र। संघनित्र के अंदर ठंडा पानी होता है और ठंडे पानी के संपर्क में जब यहाँ से गरम गरम वाष्प आती है तो पानी हीट एक्सचेंज होता है। वाष्प की गर्मी तो इस पानी में चली जाती है तो पानी गर्म हो जाता है। तो गर्म पानी को तो यहाँ से हम निकाल देते हैं, है ना। और इसके अंदर यहाँ से ठंडा पानी अंदर की तरफ ऐड करते हैं, यहाँ पे ठंडा जल डाल दिया जाता है। यह है आपका ग्राही पात्र जिसको हम कोनिकल फ्लास्क भी कहते हैं। और ये क्या चीज़ है, ये है हमारा बर्नर, ये है ट्राइपॉड जिसको कि हम त्रिपाद स्टैंड कहते हैं। इसको हम कहते हैं RBF यानी कि राउंडेड बॉटम फ्लास्क। इसको यहाँ पे जमा कर लिया जाता है, स्टैंड से अटैच करते हैं, थर्मामीटर है। अब क्या करते हैं देखिए, समझ में आएगा आपको कि यहाँ पे हमने दो ऐसे द्रव लिए हैं जिनके क्वथनांक में अंतर है। एक का क्वथनांक है 130 तो एक का है 170, है ना। A और B दो हैं, एक का क्वथनांक 130 डिग्री तो एक का क्वथनांक है 170 डिग्री। तो पहले हम बर्नर को गर्म करते हैं, शुरू करते हैं इसको गर्म करना। तो जैसे ही टेम्परेचर 130 तक जाता है, A वाला जो विलयन है वो उबलने लगता है। वो विलयन जब उबलेगा तो उबलकर काय में कन्वर्ट होगा, वाष्प में। इसकी वाष्प संघनित्र से होते हुए धीरे धीरे ग्राही पात्र में आती है। संघनित्र में जो वाष्प है वो द्रव में बदल जाती है तो पानी गर्म हो जाता है। पानी को बाद में ठंडा कर लेते हैं। तो पहले A यहाँ पे आ जाता है, फिर थोड़ी देर बाद क्या करते हैं, इस A को हटाकर B को वहाँ पे रख दिया जाता है और फिर B को इस तरह से इकट्ठा कर लेते हैं। और अगर मान लो आपके पास ये कंडीशन है कि द्रव के अंदर कोई अवाष्पशील अशुद्धि है तो द्रव तो उबल कर यहाँ पे आ जाएगा और जो अवाष्पशील अशुद्धि वो यहाँ पे बैठ जाएगी। तो ये तो था हमारा साधारण आसवन। लेकिन एक होता है प्रभाजी आसवन, है ना। प्रभाजी आसवन यानी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का इस्तेमाल तब करते हैं जब किसी द्रव में केवल 10 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर का, 10 से 20 भी मैंने ज़्यादा बोल दिया, 10 से 11 डिग्री सेंटीग्रेड का जब डिफरेंस होता है तब प्रभाजी आसवन का इस्तेमाल किया जाता है। प्रभाजी आसवन में खास बात ये होती है कि एक विशेष प्रकार के प्रभाजक स्तंभ का प्रयोग करते हैं। याद रखना, किसका, प्रभाजक स्तंभ का इसमें इस्तेमाल किया जाता है। जैसे इस तरह का है कि ये मान लीजिए ये ऐसा है ना। फिर ये इस प्रकार का एक स्तंभ लेते हैं, प्रभाजक स्तंभ हम जिसको बोलते हैं, जिनमें काफ़ी सारी रुकावटें या बाधा पाई जाती है। ऐसा ये स्टैंड होता है ना। या ऐसा भी हो सकता है इस प्रकार का, ये देखिए इस प्रकार का हम स्टैंड लेते हैं। इस प्रकार से देखिए, अब क्या होता है कि मान लीजिए मेरे पास में दो लिक्विड हैं। एक है मैथिल अल्कोहल जिसका 65 डिग्री सेंटीग्रेड बॉइलिंग पॉइंट है और एक होता है आपका एसीटोन CH3COCH3, इसका बॉइलिंग पॉइंट है 56 डिग्री सेंटीग्रेड। दोनों में सिर्फ 9 डिग्री सेंटीग्रेड का डिफरेंस है, इतना कम डिफरेंस है। तो क्या होता है कि जब हम इनको गर्म करना शुरू करते हैं तो एक उबलता है, उतने में दूसरा भी उबलना स्टार्ट हो जाता है। तो यदि हम मान लीजिए कि इसके अंदर इस प्रकार का कोई प्रभाजक स्तंभ लेते हैं तो पहला वाला जो आपका ये जो मान लो एसीटोन है, ये उबलकर इसकी वाष्प यहाँ आती है, फिर यहाँ इकट्ठी होती है, फिर धीरे धीरे यहाँ आती है, फिर यहाँ इकट्ठी होती है, फिर यहाँ आती है। मतलब जब का आपका ये जो एसीटोन है जब तक वो यहाँ पहुँचेगा तब तक अगला भी तैयार हो जाएगा उबलने के लिए। तो इसमें इतनी ज़्यादा रुकावटें होती है कि ये प्रभाजक स्तंभ है ना, हम इसको यहाँ पे फिट कर देते हैं। यहाँ पर फिट कर देने से क्या होता है कि ये जो प्रोसेस है फटाफट ना होते हुए थोड़ा सा टाइम लेती है। तो आपका जो पहला वाला एसीटोन है वो जब तक उबलकर यहाँ से यहाँ तक एकत्रित होता है तब तक मैथिल अल्कोहल भी उबलना स्टार्ट होता है। अब इसको मैथिल अल्कोहल को यहाँ से इतना बड़ा एरिया पार करने में समय ज़्यादा लगता है। तो प्रभाजक स्तंभ का मुख्य उद्देश्य ये है कि दोनों द्रवों के क्वथनांक में कम अंतर है तो दोनों द्रव मिक्स ना हो जाए, इसलिए उनको मिक्स होने से बचाने के लिए इसमें प्रभाजक स्तंभ का प्रयोग किया जाता है। बाकी पूरी प्रोसेस एक जैसी है। तो आज जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं वो उसमें क्या क्या बताया, एक तो प्रेरणिक प्रभाव, उसके अलावा मेसोमेरिक प्रभाव
और इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव। फिर हमने कार्बनिक अभिक्रियाएं देखी 4 प्रकार की, प्रतिस्थापन, संयोजन, वियोजन मतलब कि योगात्मक अभिक्रिया, विलोपन अभिक्रिया, पुनर्विन्यास, और उसके अलावा ऊर्ध्वापातन, साधारण आसवन और प्रभाजी आसवन। तो आज की वीडियो में काफ़ी कुछ कंप्लीट हो चुका है। अगली वीडियो में हम इस चैप्टर को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। आप लोग प्लीज़ वीडियो को देखकर आंसर खुद लिखने की कोशिश कीजिएगा। थैंक यू।